चलिए फिर शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज इन्वायरमेंट की यह आखिरी क्लास होने वाली है और आप सभी 4 क्लासेस कर चुके होंगे, यह उम्मीद करता हूं मैं। अगर नहीं किए हैं तो अभी भी करो। देखो 5 क्लासेस में आपका मैक्सिमम आउटपुट आपको मिल जाएगा, ये अगर क्लासेस आपने कर ली। चूंकि ज्यादातर जो आपके प्रश्न होते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए ही रिपीट होते हैं। जैसे आज का क्या टॉपिक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यह लास्ट टॉपिक अपना बचा हुआ है। चाहे मेजर टॉपिक आपका क्लाइमेट चेंज हो, बायोडायवर्सिटी हो, इकोलॉजी हो, पोल्यूशन हो, सब हमने एक एक वीडियो में कर लिया है। ठीक है भाई, तो आज क्या करेंगे, सतत विकास को हम देखेंगे। देखो यार, सतत विकास को लेकर के बस इतना पहले समझ लो, हिंट ले लो कि कितना महत्वपूर्ण है ये। महत्वपूर्ण ऐसे है कि पिछले वर्ष का जब पेपर देखोगे तो वहां 3 प्रश्न सीधा सीधा एक ही चैप्टर से आपको देखने को मिलेंगे और वो चैप्टर है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो एक ही चैप्टर से जब 3-3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो समझ जाओ भैया आयोग को कितना प्यारा है यह चैप्टर। तो अच्छे से करना है, जितने फैक्ट है ना इसके एकदम कहानी की तरह समझेंगे और जैसे ये कहानी की तरह एक फ्रीक्वेंसी में, उसी फ्रीक्वेंसी में करते हुए चले आएंगे। जैसे जैसे कहानी बताई जाए उसके साथ ही आपके जो फैक्ट हैं वो ऐड होते चले जाएंगे। तो सारे तथ्य भी तैयार और उसकी भूमिका बनाते हुए सारी कहानी भी तैयार आपकी सतत विकास लक्ष्यों को लेकर के। चलो फिर शुरू करें। बिल्कुल, और जितने 17 के 17 जो एसडीजी हैं, इसी वीडियो में 17 के 17 एसडीजी वीडियो के साथ याद होंगे, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो चलो फिर वीडियो को देखते रहना और बताना अपना एक्सपीरियंस कि जो बातें कही जा रही हैं मजा आया कि नहीं आया। ठीक, ये वीडियो के बाद में बताना, खत्म हो जाए उसके बाद में। चलो शुरू करते हैं भाई, सतत विकास। तो सतत विकास के बारे में आप लोग क्या जानते हो, क्या होता है, इसको भूल जाओ। अभी क्या याद रखना है, अभी थोड़ा इसके बैकग्राउंड में चलते हैं। इसकी चर्चा परिचर्चा कब हुई और कब यह सतत विकास की वैज्ञानिकों के द्वारा या पर्यावरणविदों के द्वारा परिभाषा दी गई। आखिर कब ये जागरूक हुए सतत विकास को लेकर के। भैया विकास क्या होता है, वृद्धि क्या होता है, ये तो पता है ना। वृद्धि का मतलब होता है जब आप केवल डिजिट वैल्यू, जैसे आप जीडीपी की बात करते हो तो वहां आर्थिक वृद्धि की बात की जाती है। जब विकास की बात की जाती है तो वहां पर गरीबी, भुखमरी, इन सबको शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, तो वहां पर विकास देखा जाता है। तो अब आओ चलते हैं, पहले बैकग्राउंड को समझते हैं। बैकग्राउंड बिल्कुल कहानी की तरह होता क्या है, वर्ष 1968 की बात होती है। 1968 में इटली में एक जगह है रोम, सुनना है बिल्कुल, इटली में एक जगह है रोम। रोम में कुछ आपके एनवायरनमेंट के अच्छे जानकार होते हैं, कुछ बिजनेसमैन होते हैं। इन सारे व्यक्तियों का एक ग्रुप बैठता है और उस ग्रुप को ही जाना जाता है क्लब ऑफ रोम के रूप में। ठीक है, समझना आप, 1968 की बात है। जितने ये जानकार लोग होते हैं ये सारे बैठते हैं कहां पर, बैठते हैं इटली के रोम में। और यहां पर जो ये ग्रुप होता है, इस ग्रुप को ही जाना जाता है क्लब ऑफ रोम के रूप में। अब इस क्लब ऑफ रोम में चर्चा क्या हो रही होती है, चर्चा ये होती है यार देखो, अभी तक हम इकोनॉमिक ग्रोथ करते चले आ रहे हैं, यानी कि कोई भी राष्ट्र है वो राष्ट्र सीधा सीधा अपने यहाँ की अर्थव्यवस्था के बारे में सोचता है। कहता है कि हमें इतनी आर्थिक समृद्धि चाहिए, इतनी वृद्धि चाहिए भैया, है ना। जब भी तुलनात्मक रूप से वह देखता है, विकसित और विकासशील देश की जब भी बात की जाती थी तो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की जाती थी। यही इनका मानना होता है कि यार इन्वायरमेंट की तो कोई बात ही नहीं करता है। बोले इन्वायरमेंट की कोई बात नहीं कर रहा है, इकोनॉमी की ही सारे बात करते चले आ रहे हैं, तो बोले इन्वायरमेंट की बात भी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि जितना आप एनवायरनमेंट को क्षति पहुंचाते हो, एट लास्ट आपको इकोनॉमी में अपनी जो है उसकी उतनी भरपाई करनी होती है। ये यहाँ के लोगों का तर्क था, समझना। यहाँ पर ग्रुप के बैठे हुए लोग ये बात कर रहे थे और इसी संदर्भ में एक पेपर रिलीज करेंगे जिसका नाम होता है लिमिट टू ग्रोथ। क्या नाम होता है, लिमिट टू ग्रोथ पेपर। ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये सारे क्या है, लिमिट टू ग्रोथ के नाम से एक पेपर रिलीज करते हैं और किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, क्लब ऑफ रोम के द्वारा। लिमिट यानी कि देखो, ग्रोथ पर लिमिट लगाने की जरूरत है। लिमिट कैसी, लिमिट इस तरीके से होनी चाहिए कि आपको एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रखना होगा। तो इसीलिए यहां पर जो पेपर रिलीज हुआ इसके बारे में प्रश्न आपसे पूछा जाता है और याद भी रख सकते हो कि लिमिट करने की जरूरत है भैया ग्रोथ पर, है ना। थोड़ा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ध्यान देने की जरूरत है। गांधी जी जो बोल गए थे ना कि अगर संसाधनों का प्रयोग आप अपनी आवश्यकता के लिए करते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर आपने रिसोर्सेज का प्रयोग अपने लालच के लिए करना शुरू कर दिया तो आपके लिए वो हानिकारक हो जाएगा। ठीक है, तो यही बात देखो यहां पर क्लब ऑफ रोम में बैठे हुए जो भी आपके स्कॉलर्स वगैरह होते हैं इसी पर बात करते हैं। यहां बात खत्म होती है क्लब ऑफ रोम की। ये आपसे जो क्वेश्चन आएगा वो देखो इसी कहानी के अंतर्गत एक लिमिट टू ग्रोथ से आएगा, एक आपका कब आया, ये 1968 में क्लब ऑफ रोम आता है। क्या बात होती है, क्या कहानी होती है, समझ में आई। इसी के बाद में पैरेलल में आपने पढ़ा होगा कि 1972 में ही आपका स्टॉकहोम सम्मेलन होता है। इस स्टॉकहोम सम्मेलन में भारत से भी हमारी जो प्रधानमंत्री होती हैं, विकासशील देशों से इकलौती प्रधानमंत्री होती हैं जो इंदिरा गांधी
इस स्टॉकहोम सम्मेलन में शामिल होती हैं। ठीक है, तो पैरेलल में ये चीजें चल रही होती हैं जो पर्यावरण को लेकर के जो हमारे लीडर थे उनकी चिंता को जाहिर करती हैं। समझ में आ गया? तो 68 से शुरू हुई कहानी 72 में फिर स्टॉकहोम सम्मेलन होता है। फिर आगे बढ़ते हैं 1980 के दशक में आते हैं। तो 80 के दशक में ही आपको वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, WCED का क्या मतलब है? वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। देखो ये कमीशन का गठन होता है, यहां ध्यान से सुनना। यह जो कमीशन है 1982 में, यह समझिएगा इसे ही ब्रंटलैंड कमीशन के रूप में जाना जाता है। क्या नाम होता है? ब्रंटलैंड आयोग। ध्यान से सुनते हुए चलना, बिल्कुल कहानी है। देखो 1982 में क्या होता है आपका? ब्रंटलैंड आयोग। ब्रंटलैंड जो होते हैं नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री होते हैं और पर्यावरण के बारे में इनकी जानकारी बहुत अच्छी होती है। तो पर्यावरण के अच्छे जानकार होते हैं, बोले इसी आदमी को पकड़ लाओ और इसी आदमी को इस कमीशन का हेड बना दो। इसीलिए इस कमीशन को वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, इसके जो हेड होते हैं वो ब्रंटलैंड ही बनाए जाते हैं। इसी कारण से यह कमीशन कहलाता है ब्रंटलैंड कमीशन। क्लियर? तो बोले ब्रंटलैंड कमीशन कब बना? 1982 में बनता है। और एक प्रश्न पूछा जाएगा कि 82 में बनता तो है, फिर ये एनालिसिस करेगा कि हाँ भाई यार ये जो है एनवायरनमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है, एनवायरनमेंट बचाने की, इसीलिए इकोनॉमिक ग्रोथ को अगर करना है तो साथ में पर्यावरण को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस पर पूरी एक रिकमेंडेशन देते हुए एक रिपोर्ट बनाएगा। और अगर पूछा जाए रिपोर्ट यह जारी कब करता है, तो 1987 में इसके द्वारा, इस आयोग के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। ध्यान से समझना, जब ये रिपोर्ट जारी की जाएगी, इसी रिपोर्ट में सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट, समावेशी विकास की परिभाषा दी जाएगी। यहां सबसे पहले एक तो प्रश्न बनता है किस आयोग के द्वारा इसकी परिभाषा दी गई? तो ब्रंटलैंड जो कमीशन है इसी के द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा दी जाती है। और क्या होती है परिभाषा, क्या कहते हैं ये बताते हैं ब्रंटलैंड महोदय, बताते हैं कि देखो सतत विकास क्या होता है। सतत विकास का मतलब है कि जो आज की जनरेशन है, जैसे जो हमारी जनरेशन है, जितने भी रिसोर्सेज का प्रयोग करती है, यदि यह अपनी आगे आने वाली जनरेशन की आवश्यकताओं का ध्यान में रखते हुए, अगर आगे जो भावी पीढ़ी होती है, आगे की जनरेशन होती है, उसको ध्यान में रखते हुए ही अपने यदि रिसोर्सेज का यूज करेगी तो वह आपका सतत विकास ही कहलाएगा। और यदि अंधाधुंध दोहन करेगी तो वह विकास नहीं है, वृद्धि तो हो सकती है लेकिन आगे आने वाली जो जनरेशन है उसको नुकसान इसका उठाना पड़ सकता है। समझ में आया? ये ब्रंटलैंड कमीशन ने क्या बोला, क्यों बोला, इसकी कहानी बैकग्राउंड पूरा समझते चलना है कि सतत विकास की परिभाषा जो दी गई वो ब्रंटलैंड कमीशन के द्वारा दी गई। और जो ये आयोग था, ये आयोग आपसे पूछा जाता है वर्ष कौन सा भैया? 1982 में इसका गठन होता है और 87 में रिपोर्ट देता है। क्योंकि इसी समय पैरेलल में भारत में भी आपको पता होगा भोपाल त्रासदी जैसी घटनाएं हो जाती हैं। ठीक, तो इसीलिए ब्रंटलैंड कमीशन के द्वारा ही यहां पर यह सतत विकास के बारे में बताया जाता है। अब यहां पर चर्चा हो जाती है। ऐसी चर्चा होने के बाद ही 1992 में हमने पढ़ा था जो रियो सम्मेलन होता है। पीछे जितनी चर्चा हुई है सब यहां से कनेक्ट होगी। ठीक है, जितनी हम पीछे चीजें पढ़ चुके हैं, चाहे बायोडायवर्सिटी में चाहे क्लाइमेट चेंज में, सब यहां पर देखो कनेक्ट होते हुए चलेंगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से ही पीछे कहानी पूरी कनेक्ट करते हुए चलना है, कहां से बीज पड़ रहा है इसका और कैसे कैसे इसका डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है, यही पूरी पृष्ठभूमि होती है। तो सतत विकास के बारे में सबको पता चल चुका है भैया कैसा अपना विकास रखना है। बोले फिर आगे आगे 1992 का दौर आता है और वर्ष 1992 में आपका अर्थ समिट, जिसे रियो समिट के रूप में भी जानते हैं, तो वहां हमने पढ़ा था 3 समझौते हुए थे। उन तीनों समझौतों के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक समझौता था जहां पर सतत विकास जैसा कुछ दिखाई देता है। तो वो कौन सा समझौता था? एजेंडा 21 पढ़ा था। एजेंडा 21 क्या था? जो 21वीं सदी का विश्व होगा वहां पर सारे एक्शंस प्लान्स हमारे हैं, कैसे हम जो है आगे इंडस्ट्री का ग्रोथ करेंगे या सारे सेक्टर्स में हम कैसे अपनी जो पॉलिसीज हैं वो बनाएंगे। यही है आपका एजेंडा 21। और एजेंडा 21 कहां पर आता है? अर्थ समिट में आता है। क्यों आता है? क्योंकि इसके पहले 1987 में ब्रंटलैंड कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर। क्लियर हुआ? तो यहां तक सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एजेंडा 21 के तहत लोगों को बता दिया गया था कि देखो यार 21वीं सदी आएगी तो 21वीं सदी में आपको क्या करना है, एजेंडा 21 के प्रावधानों को समझना है और फिर आपको चीजें बनानी है 21वीं सदी के लिए। तो वर्ष यहीं पर आएगा, 21वीं सदी शुरू होगी वर्ष 2000 से। बोले हाँ, तो वर्ष 2000 में क्या दिखाई देगा? बोले वर्ष 2000 में एमडीजी दिखाई देगा, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। जैसे 21वीं सदी शुरू होगी तो हमारे पास में एमडीजी आ जाएंगे 8। यहां पर देखो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, ये क्या है? ये एक तरीके से पूर्वज है एसडीजी के। ठीक है, एसडीजी के पूर्वज कोई बोले क्या है तो यही मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है। यहां जो एमडीजी थे ये आपके समझो 8 ही थे, 8 ही लक्ष्य थे हमारे। अब 8 लक्ष्य कब आते हैं? 21वीं सदी के शुरू होते ही आते हैं। तो यह चर्चा कब की जाएगी?
यह देखो 2002 का जब रियो प्लस 10 यानी कि रियो के 10 साल बाद होता है ये, इसीलिए रियो प्लस 10 के रूप में जाना जाता है। यहां पर देखो इसकी एमडीजी की चर्चा की जाएगी कि सभी देशों को जरूरत है कि ये जो मिलेनियम डेवलपमेंट, यहां भी देखो गरीबी हटाओ, भुखमरी हटाओ, यही सारी बातें की गई थी। जो 8 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे उन लक्ष्यों में यही सारी बातें की गई थी जो आज एसडीजी में दिखाई देती हैं, क्योंकि एसडीजी के ही ये क्या थे, पूर्वज थे। अब आगे बढ़ते हैं तो 10 सालों के बाद 2002 के 10 सालों बाद रियो प्लस 20, क्योंकि पहला जो है 1992 में हो रहा है रियो सम्मेलन, फिर दूसरा देखो रियो प्लस 10 तुम्हारा जोहान्सबर्ग में होता है, और जोहान्सबर्ग में भी इसको रियो प्लस 10 के रूप में भी जाना जाता है, साथ ही जोहान्सबर्ग सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। फिर रियो प्लस 20 ये दोबारा से रियो डी जेनेरियो में होता है, ठीक है, दोबारा से ये रियो डी जेनेरियो में होता है, इसीलिए इसको रियो प्लस 20 के रूप में भी जाना जाता है। बोले यहां पर क्या बात होती है, समझो यहां पर देखो 2012 की बात है, ठीक है, 2012 की बात है, और 2000 से 2015 तक के लिए क्या लागू था, 2000 से 2015 तक के लिए एमडीजी लागू कर दिए गए थे। अब एमडीजी लागू किए जाते हैं, लेकिन 2012 में रियो प्लस 20 में यह बात की जाती है कि एसडीजी जैसी व्यवस्था करनी चाहिए, सभी राष्ट्रों को मिलकर के सतत विकास लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए, और उन लक्ष्यों को लेकर के सारे देशों को अपने यहां पर नीतियां बनानी चाहिए। सतत विकास लक्ष्य हो चुका है, सतत विकास लक्ष्य को लेकर के रियो प्लस 20 तक की जर्नी पूरी समझ चुके हैं। अब आएंगे हम सतत विकास लक्ष्यों को लेकर के, जैसा कि बोला गया रियो प्लस 20 में, आगे चल करके आपके 17 सतत विकास लक्ष्य दिखाई देंगे। कितने, वर्तमान समय में कितने हैं, 17 सतत विकास लक्ष्य हैं। ध्यान से समझना, जो बातें यहां बताई जाए सारी बातें एग्जाम में आपकी पूछी जाती हैं, घुमा फिरा करके किसी ना किसी तरीके से पूछता रहता है। तो 17 आपके सतत विकास लक्ष्य बनाए गए। इंडिकेटर 169 आपके संकेतक, जो इंडिकेटर्स हैं वो 169 आपको दिखाई देंगे, और 17 सतत विकास लक्ष्य दिखाई देंगे। ये कब लागू होंगे, कैसे लागू होंगे, इनको समझ लेते हैं। देखो वर्ष रहता है 2015 का, 2015 का वर्ष रहता है, यूनाइटेड नेशन की हाई लेवल की मीटिंग एक बैठती है ना, उच्च स्तरीय जो आप सभा बोलते हो, संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय एक सभा बैठती है, और कहां बैठती है, न्यूयॉर्क में बैठती है। तो जैसे ही ये उच्च स्तरीय सभा न्यूयॉर्क में बैठेगी, और इसके द्वारा ही जो आपके सतत विकास लक्ष्य हैं, ये बोला जाएगा कि एसडीजी जो है अब किसको रिप्लेस करेंगे, एमडीजी को, मिलेनियम डेवलपमेंट को रिप्लेस करेंगे, और एसडीजी लागू किए जाएंगे। तो वर्ष 2015 से 2030 तक के लिए आपके अब सभी राष्ट्रों में सतत विकास लक्ष्यों को लागू किया जाएगा, और सभी की प्रॉपर एक रिपोर्ट बनती है, और यह देखा जाता है कि कौन सा राष्ट्र इन लक्ष्यों को लेकर के किस तरीके से अपने यहां नीतियां लागू कर रहा है, और कितना कैसा वो परफॉर्मेंस दे रहा है। क्लियर, समझ में आया, सतत विकास लक्ष्य की पूरी जर्नी समझ में आई। तो अब 17 कौन कौन से सतत विकास लक्ष्य हैं ये जानना है यहां पर, और 17 हमसे क्या आते हैं, यूपीपीसीएस में कैसे आता है, इधर साइड में दे देगा एसडीजी 7, एसडीजी 8, एसडीजी 9, सामने उन लक्ष्यों के भीतर क्या मेंशन है, यानी कि लक्ष्य एसडीजी 8 क्या है, एसडीजी 9 क्या है, आगे मैच करने के लिए आ जाएगा। कभी कभी सीधा पूछता है कि एसडीजी 9 जो है किससे संबंधित है, और जो ऑप्शंस बनाएगा 7, 8, 9, 10 है ना, सभी के आपके लक्ष्यों को दे देगा, और सही आंसर आपको टिक करना होगा। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। प्रीवियस ईयर में देखो 3 प्रश्न एक ही साल में पूछ दिए उसने, तो ये जानो पूरी जो कहानी बताई गई ना, इस कहानी से घुमा फिराकर वो क्वेश्चन कैसे भी बनाएगा, अब पूरी एक स्टोरी वाइज आपके दिमाग में सेट हो चुकी है कि एसडीजी कैसे आता है, कैसे कहानी शुरू होती है, थोड़ा आप रिवाइज कर लें, है ना, सारी चीजें रिटेन हो जाएंगी। कैसे कहानी क्लब ऑफ रोम से शुरू होती है, कुछ विद्वान बैठते हैं और लिमिट टू ग्रोथ एक रिपोर्ट जारी करते हैं। फिर भैया यहाँ पर लोगों के दिमाग में बातें चलने लगती हैं यार कि इकोनॉमी के साथ साथ इन्वायरमेंट भी बहुत जरूरी है। बोले ठीक बात है। फिर 80 का दशक आता है, वहां पर आपका वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसे ब्रंट लैंड कमीशन के रूप में भी जाना जाता है, ये कहता है बिल्कुल ठीक बात कही गई थी क्लब ऑफ रोम में, इकोनॉमी ग्रोथ के साथ में इन्वायरमेंट को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, इसलिए अवर कॉमन फ्यूचर ये छूट गया था क्या वहां पर। हाँ, तो इस ब्रंट लैंड कमीशन के द्वारा ही जो एक रिपोर्ट दी जाती है, उस रिपोर्ट का नाम भी पूछा जाता है, लिख लेना यहां पर क्या नाम होता है, अवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, यहां लिख लेना अवर कॉमन फ्यूचर जो है इस रिपोर्ट का नाम होता है। इसके माध्यम से सतत विकास लक्ष्य की परिभाषा दी जाएगी और बताया जाएगा आखिर सतत विकास होता क्या है। फिर 1992 में आपका अर्थ समिट आएगा, जहां एजेंडा 21 दिखाई देगा, जो सतत विकास लक्ष्यों को ही धारण किए हुए रहता है अपने आप में। फिर देखो जोहान्सबर्ग आता है सम्मेलन 2002 का, रियो प्लस 10, जहां पर एमडीजी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो 8 रहते हैं आपके, इसकी चर्चा होगी। और फिर 2012 में आपका रियो प्लस 20, जहां बोला जाएगा कि एसडीजी को लागू करने की जरूरत है, और जिसके चलते ही 2015 में जब यूएन की हाई लेवल मीटिंग होती है न्यूयॉर्क में, तो यहां बोला जाएगा 2015 से आपके सतत विकास लक्ष्य लागू हो जाएंगे। ये हो गई कहानी और रिकैप हो गया अपना, 1 मिनट में सतत विकास लक्ष्य खत्म। ठीक,
अब बात करते हैं, याद करते हैं इसको। देखो 1 से लेकर 17 तक हैं, 7 के साथ वीडियो को याद होंगे, और 7 के साथ ना याद हो तो बोलना फिर आप, ठीक। शुरू करें, शुरू करते हैं। एक एक सतत विकास लक्ष्य को देखते चलेंगे क्या है उसमें, और उसको याद करते चलेंगे। जैसे एक से बात करेंगे, एसडीजी 1 में क्या है। देखो एसडीजी 1 में समझो गरीबी की बात की गई है, ठीक। आपको क्या पकड़ना है, 1 से 5 तक अगर याद करना है, ग्रुप समझना है आपको, एसडीजी 1 से एसडीजी 5 तक एक ग्रुपिंग बना करके याद कर लेना है। जैसे एक गरीब आपने पकड़ा, एक गरीब व्यक्ति को पकड़ा, तो उसको सबसे पहले क्या जरूरत होगी, बोले देखो गरीब आदमी को लाएंगे पकड़ के, तो सबसे पहले कहेगा भैया हमको खाना दे दो, भूख लगी है, ठीक। तो पहले वाले में ही क्या बात की गई है, गरीबी की बात की गई है, और दूसरे वाले में एक गरीब को हम पकड़ के लाए हैं और गरीब कहेगा खाना दे दो, तो दूसरे में ही हंगर की बात होगी। गरीबी के बाद जस्ट भुखमरी आपको दिखाई देगा, दूसरा सतत विकास लक्ष्य। तो बोले गरीब को खाना दे दिया है, और गरीब को क्या करना है, अब क्या करना है, बोले गरीब की ऐसी हालत थी कि पहले उसको एक अच्छा हेल्थ देने की जरूरत है, या वो खाना खाएगा तो सीधी सी बात है उसका स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा। तो बेहतर स्वास्थ्य की बात किसमें की गई है, एसडीजी 3 में की गई है, ठीक है। समझते चलना पहले कहानी को, फिर 1 से 5 तक देखना सारी कहानी कैसे याद होगी। फिर अच्छा स्वास्थ्य दे दिया, बोले गरीब अब क्या चाहिए तुम्हें, बोले अब कुछ नहीं मालिक, हमको शिक्षा दे दो, ठीक है, हम अशिक्षित हैं, तो इसको अब पकड़ा जाएगा। आप बोलेंगे चलो तुम्हें हम अच्छी शिक्षा देंगे, तो क्वालिटी एजुकेशन की बात कहां पर की जाएगी, एसडीजी 4 में की जाएगी। अब बोले शिक्षा के लिए कहां ले जाओगे, बोले स्कूल ले जाएंगे। तो स्कूल में लेकर आइए किसको, स्कूल में लड़के को लेकर के आए, गरीब लड़के को। तो स्कूल वाले ने इनको हड़काया कसके, बोले यार लड़के को क्यों लेकर के आए हो, लड़की को भी लाओ, है ना, लड़का और लड़की यहाँ पर आप इनइक्वालिटी क्यों कर रहे हो भाई, है ना, जो जेंडर इनइक्वालिटी नहीं दिखाई देनी चाहिए, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। तो इसीलिए एसडीजी 5 क्या है आपका, जेंडर इक्वालिटी को लेकर के है। शिक्षा किसको देनी है, लड़का और लड़की दोनों को देनी है, ठीक है। तो जेंडर इक्वालिटी या लैंगिक समानता कहां दिखाई देगी, वो एसडीजी 5 में दिखाई देगी। तो एक गरीब से आपको याद कर लेना है, पांचों एसडीजी याद हो जाएंगे। एक गरीब को पकड़ा, फिर उसको पहले तो खाना खिलाया, खाना के बाद अच्छा स्वास्थ्य दिया, स्वास्थ्य के बाद अच्छी शिक्षा दी, और शिक्षा देने जा रहे थे स्कूल, वहां हड़काया गया। हड़काया इसलिए गया क्योंकि केवल लड़का लेकर आए, बोले जेंडर इक्वालिटी का ध्यान रखो, लड़का और लड़की को दोनों को शिक्षा देनी है, ठीक। 1 से 5 तक की हमने ग्रुपिंग बनाई, 1 से 5 तक कोई दिक्कत भी नहीं होती होगी, इजिली याद होते होंगे। कंफ्यूज आगे वाले करते होंगे, 8 9 12 13 ये सब कंफ्यूज करते होंगे एसडीजी कि कहां किसमें मिला दें यार, गलत हो जाता है। लेकिन आज इसको कर लेना, वीडियो करने के बाद बताना, कभी भी आ जाएगा कोई क्वेश्चन, आंख बंद करके मारोगे, जो चीजें यहां बताई जाएंगी बिल्कुल मस्त होकर के आप आंसर मारोगे, ठीक है। तो 6 क्या है, देखो एसडीजी 6 को इस तरीके से लिखना है। 6 को कैसे लिखना है, जैसे हिंदी के 6 लिखते हो ऐसे ही 6 लिख दो। सारी चीजें जैसे बताई जाए ना वैसे ही कोशिश करना, आप इसको वीडियो देखने के बाद खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। किताब को साइड में रखना, 1 से 17 लिखना, और ध्यान करना, ऐसे रिकॉल करना, चीजें जो बताई जाए रिकॉल करना, कैसे याद कराया गया था। तो 6 लिखना है आपको, और जैसे ही आपको देखो स्वच्छ लिखोगे, स्वच्छ जल लिखोगे, व स्वच्छता लिखोगे, क्या लिखोगे, स्वच्छ जल व स्वच्छता। तो छा छा जो है आपको हर जगह दिखाई देगा, हर शब्द में दिखाई दे रहा है, स्वच्छ जल में भी आपको दिखाई दे रहा है और स्वच्छता में भी दिखाई दे रहा है। तो वाटर, क्लीन वाटर और हाइजीन की बात तो की जाती है, लेकिन हमें 6 से याद कर लेना है। जहां हिंदी से जरूरत पड़ेगी हिंदी से याद कर लेंगे, इंग्लिश से जरूरत पड़ेगी इंग्लिश से। हमें तो अपना निमोनिक बनाना है, और निमोनिक के आधार पर हमें अपने दिमाग में इसको सेट करना है कि 6 में क्या है भैया, स्वच्छ जल है और स्वच्छता है, ठीक। अब आते हैं 7 पर। तो 7 को देखो ऐसे लिखना है आपको, कैसे, 7 लिखना है, ठीक। ध्यान से देखना, जैसे लिखा जा रहा है वैसे लिखना। 7 की स्पेलिंग क्या होती है, SEVEN होती है कि नहीं, तो SEVEN 7। तो EN को आपको अलग से पढ़ना है और SEV को अलग से पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, ये सेव क्या है भैया, ये सेव है आपका, और ये EN क्या है, एनर्जी है, ठीक है। ये EN क्या है, एनर्जी को EN से लिख सकते हो कि नहीं, तो सेव एनर्जी। तो यहां पर सतत जो आपकी ऊर्जा की बात की जाती है, ठीक। तो आपका 7 जो है एसडीजी 7 क्या है, 7 जो है आपके सेव एनर्जी, मतलब सतत ऊर्जा की बात करता है, जो क्लीन एनर्जी की बात करता है। समझ में आ गया, तो सेव एनर्जी SEVEN लिखना है, और सेव SEV सेव, और EN का मतलब होगा एनर्जी। अब एसडीजी 7 में कोई आपसे पूछेगा तो बता दोगे सेव एनर्जी है तुरंत, एक। अब 7 के साथ 8 को पढ़ना है साथ में। जब एनर्जी को आप सेव करोगे तो सीधी सी बात है डिसेंट वर्क आपको देखने को मिलेगा वहां पर, है ना, अच्छा काम कर पाओगे। तो डिसेंट वर्क आप कर पाओगे जब स्वच्छ एनर्जी में आप कार्य करोगे। तो इन दोनों को 7 8 को एक साथ पढ़ लेना है। अब 9 पर आते हैं, देखो 9 कैसे याद होता है। 9 सबसे बढ़िया क्या है, 9 देखो कैसे बनता है, 9 इस तरीके से बनता है कि नहीं, आई की तरह। बोले हाँ भैया, 9 जब हम बनाएंगे, देखो 9 ऐसे बनता है, तो 9 किसकी तरह बनना है, बोले 9 जो है आई की तरह बनना है। इसी में देखो आपका जो एसडीजी 9 है छुपा हुआ है। एसडीजी 9 को आई की तरह बनाना है, और इसमें ही 3 आई आते हैं आपके। 3 आई कौन कौन से, इंडस्ट्री आता है, इनोवेशन आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, ठीक है। तो एसडीजी 9, तो 9 कैसे बनता है, बोले 9 जो है बिल्कुल आई की तरह बनता है। इसीलिए एसडीजी 9 में आपको 3 आई दिखाई देंगे। 3 आई कौन से,
पहला इंडस्ट्री दिखाई देगा, दूसरा देखो इनोवेशन दिखाई देगा, तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई देगा। इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है एसडीजी 9 में, यहां से एसडीजी 9 याद हो गया। अब आते हैं एसडीजी 10 पर। तो 10 देखो क्या है, सबसे बढ़िया है। 1 से 9 तक जब हमने देखा तो 1 से 9 तक सारे कैसे थे, सिंगल डिजिट में थे कि नहीं थे? याद करने के लिए बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। 1 से 9 तक सारे सिंगल डिजिट में थे, जैसे ही 10 पर आए तो यहाँ डबल डिजिट की बात आ गई। बोले यहीं यार इनइक्वालिटी दिखने लगी, यहीं से हमें असमानता दिखने लगी। एक के पास 1 है, एक के पास 0 है। बोले एक के पास जब 1 है, एक के पास 0 है, कुछ नहीं है, तो असमानता है कि नहीं है ना? अमीर गरीब है कि नहीं? बोले हाँ। तो इससे याद आया कि यहीं पर ही रिड्यूस इनइक्वालिटी की बात की गई है, मतलब यही असमानता खत्म करनी है। तो हमें याद करना है एसडीजी 10 किससे बताया गया है, रिड्यूस इनइक्वालिटी के बारे में बताया गया है। अब आते हैं 11 पर। देखो एसडीजी 11 कैसे याद होगा, 11 को बस यूं ही लिख देना है, और 11 से देखो क्या बनना है, ध्यान से देखना, आर्ट देखना मेरी है, आर्ट देखते रह जाओगे। क्या बन गया, घर, घर बन गया कि नहीं? तो घर मतलब कहां पर होता है, बोले घर मतलब अर्बनाइजेशन की बात की जाएगी, शहरों में होता है, शहरीकरण की बात की जाएगी। ज्यादा घर कहां बनते हैं, बोले अर्बनाइजेशन के समय। शहरीकरण की बात करनी है तो 11 से ही क्या बना देना है, देखो 11 से दोबारा आर्ट देखो, 11 से ही घर बना देना है। तो बोले 11 ही बात करता है एसडीजी 11 किसकी, अर्बनाइजेशन की बात करता है। 12 आते हैं भैया, अब बताओ अर्बनाइजेशन से ही जोड़ करके इसको 12 को देखना है। बोले जब शहरीकरण अच्छा होगा तो प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों ही कहां पर बढ़िया देखने को मिलेगा, बोले जहां अर्बनाइजेशन। तो 11 के बाद ही आपका 12 है, 7 के साथ में 8 को जोड़ना है, 11 के साथ 12 को जोड़ के पढ़ना है। तो 11 में जब आपको अर्बनाइजेशन दिखाई दिया तो यहीं पर आपका प्रोडक्शन और कंजम्पशन भी बढ़िया दिखाई देगा एसडीजी 12 में। अब 13 पे आते हैं। देखो 13 को बस कैसे लिखना है, 13 ऐसे लिख देना है ना? कैसे 13 लिखना है, क्लाइमेट चेंज पढ़ा हमने, विकसित विकासशील देश लड़े मरे जा रहे थे, है ना, कि भैया तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी रिस्पांसिबिलिटी है। इस चक्कर में जितने भी आपके प्रोटोकॉल सम्मेलन होते हैं वो फेल होते चले जाते हैं। ठीक, जो क्योटो प्रोटोकॉल होता है, इसी चक्कर में क्या कहते हैं दोनों देश एक दूसरे से, ये तेरा काम है, वो बोलते हैं नहीं ये तेरा काम है ना? कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम करना तेरा काम है, वो कहता है भैया तेरा काम है। तो तेरा काम से हमें याद हुआ एसडीजी 13। एसडीजी 13 किसको लेकर के है, क्लाइमेट चेंज को लेकर के है। ठीक, याद कर लिया। अब 14-15 पर आते हैं। देखो 14-15 बहुत आसान है। 14 बात करता है लाइफ अंडर वाटर की, और 15 बात करता है लाइफ ऑन लैंड की। तो जलखंड की बात करेगा 14, स्थल खंड की बात करेगा 15। कंफ्यूजन वहां करेगा जब 15 और 14 अलग अलग देगा, और वहां कौन सा जल है, कौन सा स्थल में मिलाना है, कौन सा लाइफ अंडर वाटर है, कौन सा लाइफ ऑन लैंड है। यही दिक्कत होती कि नहीं, सही सही बताओ, यही होती होगी, है ना? अब देखो नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, बोले पहले कौन सा, 14 कौन सा रखना है, 15 कौन सा रखना है, इतना दिमाग को समझाना है अपने। इतना दिमाग को ऐसे समझा देंगे, पृथ्वी है, बोले हाँ, पृथ्वी पर 70% क्या है, 71%, बोले 71% जल है। तो जिसकी ज्यादा, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी भागीदारी। बोले फिर, बोले इसका मतलब यह है कि जल जब ज्यादा है तो पहले प्राथमिकता किसको देनी है, बोले पहले प्राथमिकता अंडर वाटर वाली लाइफ को देनी है। तो एसडीजी 14 क्या होगा, एसडीजी लाइफ अंडर वाटर, ऊपर क्या होगा भैया, जल वाला होगा, और एसडीजी 15 क्या होगा, लैंड वाला होगा। ठीक, कंफ्यूजन खत्म, कंफ्यूजन खत्म, आंसर सही, सिलेक्शन। ठीक, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं तो एसडीजी 16 पर आते हैं। एसडीजी 16 देखो क्या है, ऊपर की जितनी बातें की गई अब खत्म होने वाला है। बोले यार अब पीस मिली, थोड़ी सी अब शांति मिली। बोले 16 आ चुके हैं, 16 तक अब थोड़ी सी शांति मिल चुकी है, और जस्टिस और इंस्टीट्यूशंस वगैरह का प्रावधान यहां पर किया गया है। तो शांति से कनेक्ट कर लेना भैया, अब खत्म होने वाला है ये एसडीजी 16वें पर आ चुके हैं, तो पीस की बात की जाएगी। 17 कुछ नहीं है, 17 में कुछ ऐसा गोल नहीं है कोई सा भी। 17 में बोला गया है कि सारे मिलकर के अगर काम करेंगे अच्छे से, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, सब मिलकर के सारे इंस्टीट्यूशंस या गवर्नमेंट सारी मिलकर अगर इसको लागू करेंगे तभी ये सतत विकास लक्ष्य हैं, ये बेहतर तरीके से लागू किए जा सकते हैं। ठीक है भाई, अब बताओ 1 से 17 तक सारे याद हो गए, एक भी ऐसा नहीं होगा जो नहीं याद हुआ होगा। 1 से 5 तक रिवीजन कर लें। 1 से 5 तक क्या, पहला गरीबी, दूसरा भुखमरी, भैया दूसरा क्या है, उसको खाना दो, तीसरा क्या है, बढ़िया स्वास्थ्य दो, चौथे में शिक्षा दो, पांचवें में उसको स्कूल में ले जाओ, लेकिन दोनों को ले जाओ, लड़का और लड़की को दोनों को। छठे पे आते हैं जो 6 से हमने याद किया था, स्वच्छ जल और स्वच्छता। 7 से क्या था भैया, 7 को हमने एसईवी, सेव एनर्जी, एनर्जी है। 8 इसके साथ में कनेक्ट करना है तो डिसेंट वर्क तभी कर पाओगे। 9 क्या है, 9 आई की तरह बनता है, तो 3 आई यहाँ पर इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई देगा। 11 से हमने 1 से घर बना दिया था, और 12 से क्या है भैया, यहीं पर जब अर्बनाइजेशन होगा तो वहां प्रोडक्शन और कंजम्पशन अच्छा होगा। 13 में 13 है, 13 काम है, ये 13 काम है क्लाइमेट चेंज। 14 भैया, 14-15 एक साथ, लाइफ अंडर वाटर पहले 14 और लाइफ ऑन लैंड 15। 16 क्या है, पीस इंस्टीट्यूशंस की बात करता है। 17 हो गया, सब मिलकर काम करो, इनको लागू करो, और इनको 30 तक जो भी टारगेट रखा है उसको पूरा करो। क्लियर। अब 17 को लेकर के, ये 17 जो लक्ष्य हैं, सतत विकास लक्ष्य, इसको लेकर के एक भी गलत नहीं होना चाहिए। पिछली बार तो 3 क्वेश्चन आए थे, सीधा सीधा 3 मार्क्स मिलता। ठीक,
एक भी अगर कंफ्यूजन में आपने गलत किया होगा तो फिर आप बाहर हो जाओगे, वहां से पीटी से बाहर हो जाओगे अगर जरा भी कंफ्यूज हुए। पढ़ते सब हैं लेकिन जो कंफ्यूज रहते हैं गलती वही करते हैं, ठीक है भाई। तो कंफ्यूजन ही तो खत्म करना होता है यहाँ पे, दिमाग कहाँ कहाँ कंफ्यूजन होता है वही तो दूर किया जाता है। अब आते हैं डिजर्टिफिकेशन पर। देखो हमने बात कर ली थी जब रियो समिट की बात की थी, याद है कि भूल गए? जब भी क्लाइमेट चेंज या सीबीडी की बात की थी दोनों जगह पे इसकी चर्चा हुई थी। क्या हुई थी चर्चा? यहाँ पर तीन संगठन आपके दिखाई देते हैं, कौन कौन से? पहला दिखाई दिया था हमें यूएनसीसीडी, और एक था आपका सीबीडी, ठीक है, और यूएनएफसीसीसी तीसरा था। ध्यान से समझना, तीन आपके दिखाई दे रहा है, हाँ तीन आपके संगठन थे। एक था आपका यूएनसीसीडी, एक था आपका सीबीडी, और तीसरा था आपका यूएनएफसीसीसी। सीबीडी था आपका बायोडाइवर्सिटी को लेकर के, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता को लेकर के जो था आपका कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। और यूनाइटेड नेशन जो आपका फेडरेशन था किसको लेकर के? भैया ये क्लाइमेट चेंज को लेकर के था। तो बोले यूएनएफसीसीसी किसको लेकर के था? क्लाइमेट चेंज को लेकर के था। तो इसकी हमने देख ली थी सीबीडी जो है, सीबीडी की हर 2 साल पे जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, इसीलिए कॉप 16 तक की हमने देखी थी, और कॉप 16 आपकी कोलंबिया में हुई थी। याद है कि खा गए? और वैसे ही हमने यूएनएफसीसीसी की देखी थी, इसकी हर साल आपकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती थी, तो इसकी हमने देखी थी लेटेस्ट हुई थी कॉप 29। कहां पर हुई थी? बाकू अजरबैजान में हुई थी। याद रखना, अगर याद आ रहा है तो अच्छी बात है, मतलब बढ़िया तैयारी चल रही है, नहीं याद आ रहा है तो रिवीजन करने की जरूरत है। तो हमने यूएनएफसीसीसी देख लिया था, क्लाइमेट चेंज पढ़ लिया है तब, और सीबीडी देख लिया था जब जैव विविधता है तब। मरुस्थलीकरण यानी कि जो डिफॉरेस्टेशन होता है, कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, यूएनसीसीटी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट, कम्बैट मतलब होता है खत्म करना, हराना, और डिजर्टिफिकेशन को जो बढ़ता मरुस्थलीकरण है। मरुस्थलीकरण बढ़ने का मतलब क्या होता है? कहने का मतलब है जो आपकी फर्टाइल लैंड है वो आपकी फर्टाइल लैंड धीरे 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 बैरन बंजर भूमि में बदलती चली जा रही है। यही आपकी घटना कहलाती है मरुस्थलीकरण की घटना। इसको रोका कैसे जाए? फॉरेस्टेशन करके रोका जा सकता है। जो आपकी एग्रीकल्चर गतिविधियां हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे वहां पर नेचुरल फार्मिंग की जा सकती है, इंडस्ट्री है वहां पर रिन्यूएबल एनर्जी का यूज किया जा सकता है। ये सारे प्रोविजन होते हैं, इसको कम करने का मेंस में आता है कि क्या प्रयास करने चाहिए। प्रयासों के स्तर पर हम इसको पढ़ते हैं जब मेंस में लिखते हैं। अभी यूएनसीसीडी को लेकर के अगर आपसे क्वेश्चन बनेगा भी तो यहां बनेगा, देखो यार पहले इसकी जो बैठक है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यहां पर भी होती है, सभी की अपनी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं, तो उसी तरीके से इसकी भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है। तो इसकी जो है पहले हर 1 साल पे होती थी। जब 1 साल पे होती थी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज तो बात की जाती थी कि आगे फिर क्या हुआ, आगे ये 2 साल पर होने लगी, शुरुआती स्तर पर या 1 साल पर हुई, फिर आगे 2 साल पर होने लगी। अब हमें ज्यादा सारी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की नहीं पढ़नी है, इसकी कौन सी पढ़नी है? इसकी बस आपको ये याद रखना है कि भारत यहाँ पर देखो, भारत में जब कॉप 14 होती है, ध्यान से समझना, बाकी इसकी स्थापना कब हुई थी? इन दोनों की स्थापना तो 92 में हुई थी, लेकिन जो सीसीडी है इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। ये वर्ष याद रखना, 1994, यहाँ 92 देकर के गलती कराएगा आपसे, तो 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। 2 साल बाद ये कम्बैट डिजर्टिफिकेशन वाला जो कन्वेंशन होता है इसकी स्थापना हो पाती है। फिर आगे बात आती है भारत में, देखो कॉप 14 हुई इसकी, और कॉप 14 नई दिल्ली में होती है। इसके साथ ही भारत वो देश हो जाता है जहां पर तीनों कॉप होती हैं, यूएनसीसीडी, सीबीडी और यूएनएफसीसीसी, यानी कि ये तीनों कॉप होती हैं जहां पर, तो उन 4 देशों में से भारत भी एक देश हो जाता है जहां पर सारी कॉप होती हैं। वो 4 देश कौन कौन से हैं यहां पर चाहो तो लिख लो, जैसे आपका अर्जेंटीना है, केनिया है, और आपका जर्मनी है, चौथा आपका इंडिया है। ठीक है, लिख लेना आप लोग इसको, कौन सा? अर्जेंटीना, केनिया, जर्मनी, इंडिया, 4 ही ऐसे देश हैं जहां पर तीनों कॉप हुई हैं। बाकी जैसे मान लो क्योटो में हुआ प्रोटोकॉल, तो क्योटो में जो है क्योटो प्रोटोकॉल आपका यूएनएफसीसीसी का तो दिखाई दे रहा है वहां पर, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भैया सीबीडी और यूएनसीसीडी के भी हो गए हैं, दोनों के नहीं हुए हैं। तो इसीलिए केवल 4 ही देश हैं जहां पर तीनों के हो चुके हैं, अर्जेंटीना, केनिया, जर्मनी, और फिर भारत चौथा बनता है कब? जब कॉप 14 नई दिल्ली में, नई दिल्ली घोषणा जहां पर आता है। ठीक, ये क्लियर हुआ। और फिर इसका यूएनसीसीडी का तुम्हें याद रखना है करंट वाला, करंट वाला कौन सा है? कॉप 16 है। ठीक है, कॉप 16 कहां पर हुआ? रियाद में हुआ है। रियाद कहां है भैया? सऊदी अरब में है। तो तीनों के याद। कॉप 29 कहां है यूएनएफसीसीसी का कोई पूछे तो अजरबैजान बाकू में, और इसका लेटेस्ट कॉप 16 कोलंबिया में। यूएनसीसीडी का कॉप 16 कहां पर है? रियाद, सऊदी अरब में हुआ। बस, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके डिजर्टिफिकेशन वाले टॉपिक से नहीं बनेंगे, और हमने सतत विकास लक्ष्यों को लेकर के जितने प्रश्न आपके बन सकते हैं वो सारे कवर कर लिए हैं। अब वीडियो में आपको क्या करना है? वीडियो में आपको अपना फीडबैक देना है कि भाई सतत विकास लक्ष्य को लेकर के जो प्रयास किया गया है, जो कोशिश की है, उस कोशिश को कहां तक मैं अंजाम दे पाया हूं।
ये बताना है। साथ ही जो इन्वायरमेंट को लेकर के आज आखिरी वीडियो है, तो इसको लेकर के भी बताना है कि इन्वायरमेंट को लेकर के जो 10-12 प्रश्न आएंगे, यहां से कम 90%, इससे ऊपर ही प्रश्न हो जाने चाहिए। ये जो अपनी 5 क्लासेस हुई हैं, ये 5 क्लासेस इतनी फ्रूटफुल रहेंगी, अगर आपने रिवीजन कर लिया 3 बार तक, तो फिर इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहीं से मिल जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं कुछ वन्य जीव परियोजनाएं हैं। यहाँ आयोग प्रश्न जानते हो कैसे बनाता है? अगर प्रश्न देखोगे प्रीवियस ईयर में, तो उसका एक तरीका है, सीधे वर्षों को मिलाने के लिए आएगा। जो एक तरफ आपका दे देगा कोई भी परियोजना जो वाइल्ड लाइफ को लेकर के चालू की गई है, और सामने उसके वर्ष दे देगा। तो कुछ जो महत्वपूर्ण हैं, जो निकाली गई, जो बार बार घुमा फिराकर यही पूछ रहा है, उनके वर्ष तो एकदम रट लेना। यहां जो बताई जाएंगी उनके वर्ष अभी लिखे दे रहा हूं, और ये स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक। इनका स्क्रीनशॉट ले लेना और एकदम रटी होनी चाहिए। सबसे पहले आते हैं भैया, कौन सा है? हंगुल परियोजना। देखो ध्यान से सुनना, हंगुल परियोजना कब आता है? 1970 में। पहले वर्ष लिख लो सबके और फिर स्क्रीनशॉट ले लो। हंगुल परियोजना, हंगुल प्रोजेक्ट आपका कब आता है? 1970 में आता है। प्रोजेक्ट टाइगर आपका 1973 में आता है। प्रोजेक्ट राइनो वहीं आपका कब आएगा? 1987 में आएगा, ठीक। और प्रोजेक्ट एलिफेंट आपका 1992 में आता है। वहीं जो माइक है, माइक भी आपसे पूछा जाता है। अभी देखेंगे माइक क्या है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूंगा, ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आया है, इसको एक्सप्लेन भी कर दिया जाएगा, ताकि ये सारे जो प्रोजेक्ट हैं उनके ईयर हैं ये समझ में आ जाए, याद हो जाएंगे, करने में दिक्कत नहीं होगी याद, ठीक है। अब देखो माइक कब आता है? माइक आता है 2003 में, ठीक, ध्यान रखना। अब इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लो, फिर अगले वाले देखते हैं, 2-3 जो बचे हुए हैं। हंगुल कब आया? 70 में आया। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया? 1973। प्रोजेक्ट राइनो 1987 में आता है। प्रोजेक्ट एलिफेंट आपका 1992 में, वही माइक, एलिफेंट से जुड़ा हुआ ही माइक है, ये 2003 में आता है। फिर आते हैं आगे, देखते हैं प्रोजेक्ट रेड पांडा आपका कब आता है? 1996 में आता है। वहीं प्रोजेक्ट स्नो लिपर्ड कब आता है? 2009 में आता है, ठीक है। स्नो लिपर्ड को देखो याद करने का तरीका मैं रखता था, स्नो को कैसे लिखना है? स्नो, ठीक है, स्नो ऐसे लिखना है, और इसको नो को नो लिखना है, ठीक। नो कैसे? स्नो को नो लिखना है, नो देखो ऐसे लिखते हो ना स्नो, तो इस नो को याद रखना है, नो से, तो ऐसे इसका वर्ष याद रहेगा 2009, ठीक। तो ऐसे याद रख सकते हो, ऐसे याद रखता था स्नो लिपर्ड का 2009। अब प्रोजेक्ट गिब, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है गिब, ये कब आया? ये आता है प्रोजेक्ट 2013 में चालू किया जाता है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड में हमने पढ़ा था ना, जब वहां पर चर्चा की थी, तो वहां हमने देखा था कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आता है, इसको प्रोटेक्शन देने की जरूरत है IUCN की लिस्ट में, ठीक है। अब आगे आते हैं, अब एक एक करके आ जाओ, समझ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा जानते चलते हैं कि भाई ये हंगुल प्रोजेक्ट है तो क्या है, इसको समझते हैं थोड़ा सा। क्या और आपको पता होना चाहिए हंगुल प्रोजेक्ट के बारे में, हंगुल से संबंधित, इसको प्रोटेक्शन देने की जरूरत पड़ रही है। देखो हंगुल जो है आपको पता होना चाहिए, हंगुल जो है ये 12 सिंघा होता है। हंगुल कहाँ? जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। अगर कोई पूछे यहाँ से जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु क्या है, तो जम्मू कश्मीर का जो स्टेट एनिमल है ये हंगुल ही होता है। तो कहाँ मिलता है ये जानकारी होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में ही डांची गांव, क्या नाम है? डांची गांव नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर का, जहां पर ये हंगुल आपका देखने को मिलता है। इसके प्रोटेक्शन, इसके संरक्षण के लिए ही, कंजर्वेशन के लिए 1970 में जो प्रोजेक्ट आता है, इसे हंगुल प्रोजेक्ट के रूप में जाना जाता है। क्लियर हुआ? इतना जान लो आप, बहुत है इसकी जानकारी है। प्रोजेक्ट टाइगर पर आते हैं। देखो प्रोजेक्ट टाइगर आपका 1973 में, यहां कंफ्यूज कराता है 1972 देगा, है ना, 73 देगा, तो क्लियर तरीके से याद रखना 1973 है जब ये प्रोजेक्ट टाइगर आता है। अब प्रोजेक्ट टाइगर को लेकर के बहुत सारे प्रश्न आते हैं एग्जाम में। क्यों आते हैं? उसका रीजन ये है कि भारत जो है अपना इकलौता 75% जितने बाघ है ना दुनिया में, दुनिया के 75% बाघों को इकलौता भारत रखता है। जब इतनी बड़ी मात्रा में भारत के पास में बाघ हैं, तो खूब क्वेश्चन बनाए जाते हैं यहाँ से। एक क्वेश्चन देखो यहाँ से बनता है आपका, जो टाइगर की सेंसस होती है, टाइगर सेंसस जो है लास्ट हुई 2022 में। देखो हर 4 साल पे इसके आंकड़े आते हैं। 2022 में टाइगर सेंसस होती है। यहां से आंकड़े आपको निकाल लेने हैं, जैसे टोटल 3167 पाया गया इसमें कि कितना टाइगर की संख्या कितनी है भारत में? 3167, 3167 जो है बाघ वर्तमान में भारत में मौजूद हैं। यहीं पर देखो, और आपको क्या निकालना है, ये देखना है सबसे ज्यादा कहां पर है। जैसे यहां पर सारा नहीं बताया जाएगा, आपको यहां पर अपनी तरफ से करना है कि टाइगर सेंसस खुलना है यहां पर, और वहां से नोट कर लेना है डेटा क्या क्या, सबसे ज्यादा बाघ कहां पर है, टॉप 3 देखने हैं। फिर उत्तर प्रदेश में कितने बाघ बताए गए, और उत्तर प्रदेश में कौन सा टाइगर रिजर्व है जो सर्वाधिक डेंस है ना, जहां सबसे ज्यादा घनत्व है इन बाघों का, और संख्या के आधार पर सबसे ज्यादा कहां पर पाया गया है। जैसे यहीं पर एक T/2 पुरस्कार दिया गया। T/2 का क्या मतलब था कि यह था कि टाइगर रिजर्व को यहां पुरस्कृत किया जाएगा जो तेजी से अपने यहां पर *2 मतलब दुगनी कर देगा। तो टारगेट से पहले ही भारत ने यह अचीव कर लिया था, अपने यहां बाघों की संख्या को 2 गुना कर दिया था। इसके साथ साथ
उत्तर प्रदेश का ही एक पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व को यह पुरस्कार दिया गया था T/2। क्लियर? भारत से कौन सा है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तो उत्तर प्रदेश का टाइगर रिजर्व है, तो इसलिए याद कर लेना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी प्रोजेक्ट टाइगर आप इसके साथ साथ NTCA के बारे में पढ़ लेना, नेशनल टाइगर जो कंजर्वेशन अथॉरिटी है 2005 में जो आती है, इसके बारे में भी थोड़ा सा आप देख लेना। और प्रोजेक्ट टाइगर से रिलेटेड इससे ज्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा नहीं जाएगा। टाइगर सेंसस से ही पूछेगा, और प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष क्या आया, किस वर्ष आया, ये पूछेगा आपसे। फिर आते हैं प्रोजेक्ट राइनो के बारे में। देखो राइनो के बारे में क्या पता करना है, राइनो कहां पर पाया जाता है, भारत में इतनी जानकारी होनी चाहिए। तो भारत और नेपाल में ही आपका ये राइनोसोर्स पाया जाता है। साथ ही अगर भारत में भी देखोगे तो असम और जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, वहां ये राइनोसोरस देखने को मिलता है, एक सींग वाला, जिसे गैंडा बोलते हैं। और खासकर जो एक सींग वाला गैंडा है, ये भारत और नेपाल के क्षेत्र में ही दिखाई देता है। आते हैं आगे, एलिफेंट जो हमारा विरासत पशु भी है भैया। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट हाथियों को लेकर के देखो 1992 में जो प्रोजेक्ट आता है हमारा, कब आता है? 1992। और प्रोजेक्ट राइनो कब आता है? 1987 में आता है। याद रखना, वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कम वर्ष ही हैं जो लिखाए गए हैं, लेकिन ये 8-10 ऐसे हैं खूब रिपीट होते हैं। तो प्रोजेक्ट जो एलिफेंट है ये 1992 में आता है। एलिफेंट का देखिए शिकार लोग क्यों करते हैं, उसके हाथी वगैरह के जो हाथी दांत होते हैं, इसको लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां हैं, या औषधि प्रयोग भी किया जाता है। तो लोग इसकी क्या करते भैया, शिकार करते, हंटिंग करते थे। तो इस चक्कर में हाथियों की संख्या कम होती जा रही थी, तो उसको संरक्षण देने के लिए ही, प्रोटेक्शन देने के लिए 1992 में जो प्रोजेक्ट आता है उसे प्रोजेक्ट एलिफेंट के रूप में जाना जाता है। और साथ ही इसकी जो इलीगल किलिंग बहुत ज्यादा होती थी, तो इलीगल किलिंग होती थी, तो एक प्रोग्राम चलाया गया माइक। माइक क्या है? एम का मतलब क्या है, सुनना ध्यान से, मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग किसकी? आई का मतलब है इलीगल, के का मतलब है किलिंग। तो मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग, ठीक है, मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग किसकी? एलिफेंट्स की। तो माइक प्रोग्राम किसके लिए है? इलीगल किलिंग, जो गैर वैधानिक जो हत्या होती थी किसकी? एलिफेंट्स की, उसको रोकने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए जो प्रोग्राम चलाया गया वही कहलाता है माइक। कब आता है? वर्ष 2003 में आता है। एक चीज यहां याद रखना, किसके द्वारा लाया जाता है? तो साइट्स के द्वारा यह लाया जाता है। साइट्स जो है आपकी, देखो आईटी का मतलब क्या है? इलीगल जो ट्रेडिंग होती है, और ईएस क्या है? इंडेंजर्ड स्पेसीज। तो साइट्स जो काम करता है वो देखिए किसको खत्म करने का काम करता है? इलीगल ट्रेडिंग को और इंडेंजर्ड स्पीसीज की। अब ये जब इसकी इलीगल जो किलिंग होती थी, इसको ही खत्म करना है, खत्म करेगा तभी तो इलीगल ट्रेडिंग को रोक पाएगा। तो साइट्स के द्वारा ही ये लागू किया जाता है माइक को 2003 में। और प्रोजेक्ट जो एलिफेंट है कब आता है? 1992 में आता है। फिर प्रोजेक्ट रेड पांडा पर आते हैं। देखो प्रोजेक्ट रेड पांडा हो गया, प्रोजेक्ट स्नो लिपार्ड हो गया, ये सब भारत का जो हिमालयी क्षेत्र है ना, रेड पांडा आप देखते होगे अठखलिया करते हुए दिखाई देता है अरुणाचल प्रदेश और ये हिमाचल वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यह रेड पांडा दिखाई देगा। इसके संरक्षण के लिए 1996 में प्रोजेक्ट लाया जाता है। और स्नो लिपर्ड हमने स्नो नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? स्नो पढ़ना है। तो 2009 में क्या आता है? प्रोजेक्ट स्नो लिपर्ड आता है। प्रोजेक्ट गिब राजस्थान से शुरू होता है, वर्ष 2013 में आता है। राजस्थान में इनकी सीमित संख्या रह गई है। संख्या आप देख लेना गिब की कितनी है, या आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैं वर्तमान समय में भारत में कितने हैं भैया, और कितने क्या है, केवल ये राजस्थान में दिखाई देते हैं। तो 2013 में इनके संरक्षण के लिए, इनके प्रोटेक्शन के लिए इसलिए प्रोजेक्ट लाया जाता है जिसका नाम है गिब। और एसडीजी पढ़ा था ना, एसडीजी पर एक चीज और पढ़ लेना, एसडीजी इंडेक्स के बारे में पढ़ लेना भाई। एसडीजी इंडेक्स के बारे में क्वेश्चन जरूर आता है। कुछ बेसिक चीजें हैं, जैसे ये जारी किया जाता है नीति आयोग के द्वारा, ठीक है, ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। यहाँ पर रैंक अगर पूछा जाए, शीर्ष पे रैंक जैसे केरल के रहती है, ठीक है, यहाँ आपको रैंक पता करनी है, टॉप पे कौन है, लास्ट कौन है, ये सारी बातें आपको देखनी है। एसडीजी इंडेक्स को थोड़ा और डिटेल से कर लेना, 2-4 चीजें कर लेना, क्योंकि नीति आयोग के द्वारा कोई इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही एक तो ये इंडेक्स नीति आयोग का है, दूसरा सतत विकास से संबंधित है। सतत विकास भी फेवरेट टॉपिक, नीति आयोग भी फेवरेट टॉपिक, तो आयोग यहां से क्वेश्चन बनाता ही बनाता है। समझ में आया? ऐसे आयोग का थोड़ा सा पकड़ने की भी कोशिश किया करो कि कहां से वो प्रश्न पूछता है, ज्यादा पूछता है, कौन से वहां पर बैठे लोग हैं, है ना, जो प्रश्न बना रहे हैं वो किन विषयों पर चाहते हैं कि जो विद्यार्थी है, जो एस्पिरेंट है, उसको किन विषयों पर जानकारी कम से कम होना मांगता है ना। जहां पर जानकारी होना मांगता है वहां पर प्रश्न हम पूछता है, ठीक। तो अब देखो सतत विकास लक्ष्य को लेकर के जितना भी हो सकता था, जितना बैकग्राउंड, जितनी कहानी, जितने तथ्य हो सकते थे, वो सारे आपके कोशिश किए गए हैं वीडियो में शामिल कर लिए जाएं। अब आप प्रश्न लगाना, आपको क्या करना है, पीवाईक्यू उठा लेना, चाहे आप कोई टेस्ट सीरीज ले लेना, कोई सी भी टेस्ट सीरीज ले लो। यहां पर यार ये मत पूछा करो इसकी ले लें, उसकी ले लें, इसकी बढ़िया, उसकी बढ़िया, ये सब चक्कर में मत पड़ा करो। जो टेस्ट सीरीज मैक्सिमम लोग देखो यूज कर रहे हैं, कोई भी एक संस्थान की उठा लो, सब मेहनत करके ही बनाते हैं, और सब देखो
कोई ऐसा नहीं है कि बहुत रद्दी भी नहीं होगी, बहुत अच्छी भी नहीं होगी, तो मीडियम रहती हैं। आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है और देखना है अगर इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आते हैं और आपसे अब गलत नहीं होते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपकी पढ़ाई एकदम सही डायरेक्शन में है और आपकी तैयारी सही चल रही है। तो परेशान नहीं होना है, बढ़िया से 55 डे में जो मैक्सिमम मेजर टॉपिक्स थे आज हमने कंप्लीट कर लिए। आज हो गया है यहां से समाप्त। अब क्या बचता है, करंट अफेयर्स बचता है। करंट अफेयर्स को अच्छे से करा दिया जाएगा। बाकी कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना कि और क्या क्या करा दिया जाए। देखो 2 पार्ट मुझे पता है कौन से छोड़े गए हैं, इकोनॉमी का छोड़ा गया है भी और फिजिक्स केमिस्ट्री का। फिजिक्स केमिस्ट्री देखो बहुत लो आउटपुट रखता है, बहुत लो आउटपुट रखता है, तो एक्स्ट्रा इनपुट देने की यहां जरूरत नहीं है। हाँ, माना कि फिजिक्स जैसा विषय है वहां पर कुछ चीजें आपको पढ़ लेनी चाहिए। क्या करना है, लूसेंट को उठा लेना है, घटना चक्र को उठा लेना है, कोई एक बुक उठानी है और फिजिक्स वाला पोर्शन जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए उनको पढ़ लेना अच्छे से, केमिस्ट्री वाला ही पढ़ लेना है। उतना ही आपको एनर्जी देनी वहां पर, वहां से क्वेश्चंस 2-3 अगर आएगा भी तो वो आपसे वहां से हो जाएगा। ठीक, बात करते हैं इकोनॉमी, तो इकोनॉमी में ज्यादातर करंट से चीजें आएंगी, बजट हो गया, सर्वे हो गया, ये सब करंट में भी कवर हो जाएगा। आगे हम ना अभी करंट को कवर करेंगे। करंट कैसे करेंगे, करंट जो आई दृष्टि आती है ना, कोशिश करेंगे उस आई दृष्टि को अभी आने दो मार्केट में। तब तक सीसैट की क्लास आपकी चल रही है, मैपिंग की क्लास चल रही है, इन क्लासेस को करो और ये जितना करा दिया गया है इसको रिवीजन करो। जितनी बार रिवाइज कर लोगे उतने ज्यादा सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। ये चक्कर में मत पढ़ना अब नया पढ़ लो और कुछ नया आ जाए उसको पढ़ लो, भैया मत पढ़ना चक्कर में। क्वालिटी वाला कंटेंट आपको मिल चुका है और नहीं पढ़ना है तो फिर पढ़ो जाकर के यार, है ना, लोग तो बोलते ही रहते हैं, मैं भी ऐसे ही बोलता रहता हूं। तो आपको जो पढ़ना है आगे पढ़ो जाकर के, अगर चीजें नहीं समझ में आ रही, लेकिन अगर समझ में आ रही हैं चीजें, अभी तक क्लियर हो चुकी होंगी कि जो यहाँ पर कर लिया है आपने वो कंटेंट आपका मैक्सिमम आउटपुट दे देगा, आपके एग्जाम में स्कोर अच्छे करा देगा, आपको पीटी क्लियर कराने में वहां हेल्प हो जाएगी। तो अब क्या है, इस पर कमांड करनी है तो रिवीजन करना है। अब रिवीजन करना है तो अब समय इतना है, अभी 30 से 32 दिन आपके पास हैं, इतने पर्याप्त समय के साथ ही आपका यह कंप्लीट कराया गया ताकि आप बढ़िया रिवीजन कर सको। अब मान लो 2-3 दिन बचते हैं, तब तक मैं यही कराता रहता आपको कि 55 दिन का प्लान चलेंगे। कब तक करेंगे, 25 अक्टूबर तक करेंगे। रिवीजन कब करते, समय मिलता रिवीजन का नहीं मिलता ना, इसीलिए भैया ये कोशिश की गई 1 महीने पहले आपको दे देंगे, सारी चीजें डिलीवर कर दी जाएंगी। अब आपके हाथ में है, गेंद आपके पाले में है, खेलना है, छक्का मारो और नहीं छक्का मारोगे तो आउट हो जाओगे, श्योर बात है ना, किसी से छुपा नहीं है। पढ़ोगे रिवाइज करोगे तभी होगा, नहीं पढ़ोगे रिवाइज करोगे तो पीटी क्लियर नहीं होगा। लिख कर रख लेना कहीं पर साइड में। ठीक, तो चलो फिर आज वीडियो खत्म करते हैं और बताना कि आज जो कोशिश की गई है उसमें मजा आया कि नहीं है। एनवायरमेंट को लेकर के पूरा 5 वीडियोस जो पीछे आपने देख लिए हैं उसको लेकर के आज कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर देना, तभी आगे फिर और मजा आएगा जो भी लेक्चर्स लाए जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।